हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बायोटेक्नोलॉजी का सेकंड चैप्टर जो कि है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। तो जो पहला हम लोगों ने चैप्टर पढ़ा उसमें हम लोगों ने पढ़ा अबाउट इसके जो भी प्रोसेसेस हैं, ठीक है, वो हम लोगों ने बायोटेक के पढ़ लिए। अब बायोटेक के एप्लीकेशंस के कुछ एग्जांपल्स हैं, ठीक है। जैसे इंसुलिन का एग्जांपल मैंने ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर में भी थोड़ा थोड़ा दिया था, उसको हम लोग डिटेल में यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। कहाँ कहाँ एप्लीकेशंस होता है, ठीक है, कहाँ कहाँ एप्लीकेशंस होता है, वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर देखेंगे। पास्ट में कहाँ तक हुआ है और आगे फ्यूचर में क्या कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग इसको। फर्स्ट, एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ हो सकते हैं, ठीक है। जैसे बायो फार्मास्यूटिकल्स, तो फार्मास्यूटिकल्स तो एक बहुत पुराना ब्रांच है, ठीक है, बायोलॉजी का बहुत पुराना ब्रांच है फार्मास्यूटिकल्स। बट इसमें अब बायो फार्मास्यूटिकल्स मीन्स हम लोग बायोटेक्नोलॉजी यूज करके कुछ मेडिसिन बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद थेरेपेटिक्स, नई नई थेरेपीज हम लोग डेवलप कर सकते हैं। डायग्नोस्टिक, जैसे आजकल सबको पता है कि आरटी-पीसीआर टेस्ट होता है। कोरोना से पहले कितने लोगों को पता था कि आरटी-पीसीआर कोई टेस्ट होता है? बहुत कम लोगों को, बायोलॉजी वाले लोगों को ही पता था। बट आजकल आम जनता को भी पता चल गया है कि कोरोना का टेस्ट कराना है तो आरटी-पीसीआर टेस्ट होता है। तो वो जो है बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन है, वो बायोटेक से डेवलप हुआ आरटी-पीसीआर टेस्ट, ठीक है। उसके बाद जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, हम लोगों ने क्रॉप्स जो है वो डेवलप किए हैं, ठीक है। जैसे बीटी कॉटन है और बहुत सारे अलग अलग वैरायटीज हम लोगों ने डेवलप की है जो किसी पर्टिकुलर फैक्टर के लिए हम लोगों ने उसे मॉडिफाई किया है। जैसे मान लो पेस्ट रेजिस्टेंट बनाया है, ड्रॉट रेजिस्टेंट बनाया है, ठीक है। तो वो उसके बाद प्रोसेस्ड फूड, ठीक है, प्रोसेस्ड फूड हम लोगों ने बनाया है, ठीक है। तो प्रोसेस्ड फूड अलग अलग तरीके के हम बना सकते हैं। उसके बाद बायो रेमिडिएशंस, बायोटेक को यूज करके हम लोग बहुत सारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत सारी चीजें करते हैं जो फायदेमंद है, ठीक है। वेस्ट ट्रीटमेंट, ठीक है, माइक्रोबियल वेस्ट ट्रीटमेंट है या कोई अलग बायोटेक प्रोसेस यूज करके हम लोग वेस्ट ट्रीटमेंट के अलग अलग हम लोगों ने सिस्टम्स डेवलप किए बायोटेक के थ्रू। उसके बाद एनर्जी प्रोडक्शन, ठीक है, बायोफ्यूल एनर्जी, ठीक है, ऑर्गेनिजम्स को यूज करके उसमें से एनर्जी निकालने का भी सिस्टम बायोटेक्नोलॉजी में डेवलप किया गया है और आगे भी डेवलप होता रहेगा, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं। तो 3 क्रिटिकल एरियाज है यहाँ पर, ठीक है, 3 क्रिटिकल एरियाज है जहां पर हम बायोटेक्नोलॉजी को यूज करते हैं। 3 क्रिटिकल रिसर्च एरियाज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जिसमें अगर हम लोग देखोगे यहां पर आप, ठीक है, प्रोवाइड बेस्ट कैटलिस्ट इन फॉर्म ऑफ इंप्रूव्ड ऑर्गेनिज्म, यूजुअली माइक्रोब और प्योर एंजाइम, ठीक है। तो यहां पर अगर हम देखें कि हम लोग यहां पर एक माइक्रोब को यूज कर रहे हैं या फिर प्योर एंजाइम को यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो दूसरा, क्रिएट ऑप्टिमल कंडीशंस थ्रू इंजीनियरिंग फॉर ए कैटलिस्ट टू एक्ट, ठीक है। तो बायोटेक्नोलॉजी में हम लोग क्या कर सकते हैं? एक तो फर्स्ट हो गया कि प्रोवाइड बेस्ट कैटलिस्ट इन द फॉर्म ऑफ इंप्रूव्ड ऑर्गेनिज्म, ठीक है, यूजुअली माइक्रोब और प्योर एंजाइम, ठीक है। हम माइक्रोब्स को जो है मॉडिफाई करते हैं, ठीक है, और उनसे हम कुछ प्रोडक्ट्स बनवाते हैं, या फिर हम कोई एंजाइम को आइसोलेट करके उससे कोई पर्टिकुलर रिएक्शन हम इन विट्रो, ठीक है, बॉडी के बाहर इन विट्रो जिसे हम बोलते हैं, वो करवा सकते हैं। ऑप्टिमल कंडीशंस थ्रू इंजीनियरिंग फॉर ए कैटलिस्ट टू एक्ट, हम ऐसे बायोटेक को यूज करके ऐसे कंडीशंस डेवलप कर सकते हैं जिसमें कोई कैटलिस्ट काम कर पाए। डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजीज टू प्यूरिफाई प्रोटीन और ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। और डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग मींस प्रोडक्ट बनने के बाद उसे कैसे प्यूरिफाई करें, ठीक है, उसे कैसे हम पैकेजिंग करें, वो सारी चीजें हम लोग इसमें देखेंगे। आगे चलते हैं हम लोग इसमें। तो सबसे पहले हम लोग यहां पर पढ़ेंगे एप्लीकेशंस, ठीक है, इन एग्रीकल्चर, ठीक है। एग्रीकल्चर में हम लोग कैसे बायोटेक को यूज करते हैं, क्या क्या यूज किया गया है और आगे भी क्या यूज कर सकते हैं हम लोग। तो 3 ऑप्शन फॉर इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शन, ठीक है। अब देखो क्यों ये जरूरी है, ये हमको पहले समझना है क्यों ये जरूरी है। देखो अब जैसे जैसे ह्यूमन का पॉपुलेशन बढ़ रहा है, अब ह्यूमन का पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है, उसका कॉलोनाइजेशन बढ़ता जा रहा है।
10 साल पहले जहाँ पे आप देखते होगे कि वो जंगल एरिया है, वहाँ पे सब जो है खेती हो रही है, खेत है या जंगल है, अब वहाँ पे सोसाइटीज़ बनने लगी, बिल्डिंग्स बनने लगे। तो जो एग्रीकल्चरल लैंड है वो कंटिन्यूसली रिड्यूस हो रहा है। आप देखो इंडिया में जो एग्रीकल्चरल लैंड 50 साल पहले था अब उतना नहीं होगा, ठीक है। 10 साल पहले सूरत में या किसी शहर में कहाँ तक शहर था, उसके बाद पूरा जंगल था। अब 10 साल के बाद अगर कोई आएगा तो देखेगा कि पूरा दूर दूर तक जो है बिल्डिंग्स बन गए, सोसाइटीज़ बन गए। तो एग्रीकल्चरल लैंड कंटिन्यूसली रिड्यूस हो रहा है और ह्यूमंस का नंबर हमेशा बढ़ रहा है, इंडिया का पॉपुलेशन बढ़ रहा है, मतलब जितना फूड रिक्वायर्ड है, फूड रिक्वायरमेंट बढ़ता जा रहा है और एग्रीकल्चरल लैंड कम होता जा रहा है, दोनों तरफ से नुकसान हो रहा है। तो अब जितने लोग हैं उनके लिए खाना तो चाहिए, ठीक है, रिक्वायरमेंट ऑफ फूड तो है ही। तो हम बायोटेक्नोलॉजी को यूज करके कि कैसे हम कम जगह में, मान लो एक खेत में से 1 टन अनाज निकलता था, तो हम उसी एक खेत में से 5 टन अनाज कैसे उगा पाए, ठीक है। तो हम लोग एग्रीकल्चर में बायोटेक को यूज करके ये सारी चीजें करते हैं, ठीक है। वो हम लोग एक एक करके जो है यहाँ पे स्टडी करते हैं। तो केमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर होता है एक तो, ठीक है। तो एग्रीकल्चर में अगर फूड प्रोडक्शन बढ़ाना है तो एक तो केमिकल बेस्ड पेस्टिसाइड्स, ठीक है, खाद वाद डाल के। उसके बाद ऑर्गेनिक होता है जो काफ़ी कॉस्टली पड़ता है, ठीक है। और थर्ड है हमारा यहाँ पर जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर, ठीक है, जिसमें हम क्रॉप्स को जेनेटिकली इंजीनियर करते हैं और उसमें कुछ ऐसी क्वालिटीज़ डालते हैं जो प्रॉब्लम होती है उसके अकॉर्डिंग उसमें क्वालिटीज़ डालते हैं और उसको हम लोग उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, ठीक है। इनको हम बोलते हैं GMO, ठीक है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। ये प्लांट हो सकते हैं, बैक्टीरिया हो सकते हैं, फंजाई, एनिमल्स हुज जीन्स आर ऑल्टर्ड बाय मैनिपुलेशन, हमने उनमें कुछ ऑल्ट्रेशन किया है, ठीक है। तो उनको हम बोलते हैं शॉर्ट में GMOs। आगे चलते हैं हम लोग। एडवांटेज क्या है? एडवांटेजेस ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स, ठीक है। इट मेक्स क्रॉप मोर टॉलरेंट टू एबायोटिक स्ट्रेसेस, ठीक है। अब हम लोग क्रॉप्स के लिए बहुत सारे स्ट्रेस होते हैं, जैसे कोल्ड स्ट्रेस रहता है कि भाई ये क्रॉप जो है इस एरिया में ग्रो नहीं हो पाती, ठीक है, ठंडे एरिया में ग्रो नहीं हो पाती, तो हम उसे ऑल्टर करके उस एरिया में ग्रो होने लायक बना देते हैं। ड्रॉट रेजिस्टेंस मीन्स कुछ क्रॉप्स जो है वो कम पानी होता है तो वो ग्रो नहीं हो पाते, तो हम उसमें मॉडिफाई करके उसे कम पानी में भी वो ग्रो हो सके उस तरीके से हम लोग डेवलप कर देते हैं। सॉल्ट रेजिस्टेंट, अगर पानी ज़्यादा सॉल्टी है उसमें ग्रो नहीं हो पा रहा है तो हम सॉल्ट रेजिस्टेंट भी क्रॉप्स को बना सकते हैं। हीट रेजिस्टेंट, जो गर्म जगह पे कुछ क्रॉप्स ग्रो नहीं हो पाते थे उनको हम लोग ने ग्रो कर दिया वहाँ पर, ठीक है। उसके बाद है पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप्स, रिड्यूस यूज ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड्स, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बहुत ज़्यादा जो नुकसान होता है वो पेस्ट के थ्रू होता है, ठीक है। किसानों को या जो भी कोई खेती कर रहा है बहुत ज़्यादा नुकसान उनको पेस्ट से होता है और उसके लिए वो क्या करते हैं, केमिकल्स डालते हैं, ठीक है, जिससे पेस्ट ना है, पेस्टिसाइड्स डालते हैं। और देखो उसमें क्या होता है, जहाँ से वो पेस्टिसाइड खरीदते हैं तो वो बताता है कि भाई 10 ml पेस्टिसाइड आपको डालना है, इतने एरिया में 10 ml आपको डालना है, 10 ml लेना है, उसको पानी में मिक्स करना है और आपको डालना है। अब किसान क्या करता है, थोड़ा तो वो खुद ही बढ़ा देता है, इसने तो बहुत कम बताया होगा, मैं थोड़ा ज़्यादा डालता हूँ तो बिल्कुल पेस्ट नहीं आएगा, तो वो 10 की जगह 20-30 ml डालता है, वहीं वो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा देता है, ठीक है। पेस्ट से तो बच जाता है, बट वो क्या होता है, वो जो केमिकल है एक तो वो सब्जियों में अगर वेजिटेबल्स का खेती कर रहा है उसमें भी आएगा और वो ग्राउंड वाटर में भी जाता है, या फिर कोई आसपास पॉन्ड है, लेक है, रिवर है, उसमें भी वो पानी जाएगा, ठीक है, बारिश के थ्रू। और वो केमिकल्स जो है एक्वेटिक लाइफ को भी खराब करेंगे और लौट फिर के वो इंसान के पास भी आने वाला है, वो वेजिटेबल वो खाएगा, आप तुम कितनी अच्छी तरीके से भी धो लो वो केमिकल्स तो उसमें रह ही जाएंगे। तो काफ़ी प्रॉब्लमेटिक है और कहीं ना कहीं उन केमिकल्स के थ्रू हमको बहुत सारे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स होते हैं, ठीक है, कैंसर होने के चांसेस रहते हैं। तो उसका ऑल्टरनेटिव क्या है कि हम पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप बना देते हैं, कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है, सीड लगाया, क्रॉप ग्रो हो रही है, पेस्ट उसको खाएगा ही नहीं, खाएगा तो तुरंत मर जाएगा। कितना अच्छा आइडिया है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद इट हेल्प्स रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉस, अब जो पेस्ट की वजह से लॉस होता था
वो लॉस यहां पर हमारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इट इंक्रीजेज एफिशिएंसी ऑफ मिनरल यूजेज बाय प्लांट। ठीक है, एफिशिएंसी, प्लांट्स की एफिशिएंसी हम बढ़ा सकते हैं। इट प्रिवेंट्स अर्ली एग्जॉशन ऑफ सॉइल फर्टिलिटी। ठीक है, सॉइल की फर्टिलिटी जो है, जो जल्दी खत्म हो जाती थी, उसको जो है हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं। इट एनहेंसेस न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फूड। फूड का हम न्यूट्रिशनल क्वालिटी बढ़ा सकते हैं, मीन्स हम लोग उसमें विटामिन कंटेंट बढ़ा सकते हैं, मिनरल कंटेंट बढ़ा सकते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल यहाँ पे दिया है गोल्डन राइस, जिसमें विटामिन ए एनरिच्ड हम लोगों ने राइस बनाया है। ठीक है, तो उसके थ्रू हम लोग गरीबों में अगर ये राइस देंगे तो उनको विटामिन ए की कमी नहीं होगी, उनको अलग से विटामिन की गोली खाने की जरूरत नहीं है, विटामिन के लिए फ्रूट्स खाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो गरीब लोगों को अगर ये वाला राइस मिल जाता है, ये राइस अगर गवर्नमेंट देती है, तो विटामिन ए की दिक्कत उनको नहीं आएगी, उनकी आई साइड अच्छी रहेगी। ठीक है, तो इसी तरीके से हम अलग अलग क्रॉप डेवलप कर सकते हैं, जहां पर हम कुछ उसमें एक्स्ट्रा चीजें ऐड कर सकते हैं। उसके बाद जीएम इज यूज्ड टू क्रिएट टेलर मेड प्लांट्स टू सप्लाई अल्टरनेटिव रिसोर्सेज। ठीक है, और अपने अकॉर्डिंग हम लोग उसे टेलर मेड मीन्स कस्टम हम उसमें मैनिपुलेशन कर सकते हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग। अब आता है, बात करते हैं हम लोग पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट की। ठीक है, तो पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट एक्ट एज बायोपेस्टिसाइड्स। ठीक है, इसमें हमें अलग से कोई केमिकल डालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इट रिड्यूसेस द नीड ऑफ इंसेक्टिसाइड्स या पेस्टिसाइड। एग्जांपल है बीटी कॉटन, बीटी कॉर्न, राइस, बीटी राइस बनाया है हमने, बीटी टोमेटो, पोटैटो, बहुत सारे बीटी प्लांट्स बनाए हैं। ठीक है, क्या होता है बीटी हम लोग आगे देखेंगे। हाँ, तो यहां पर एक एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं अबाउट बीटी कॉटन। ठीक है, तो बीटी क्या है, बायोटेक नहीं है, बीटी का फुल फॉर्म क्या है, ये एक बैक्टीरिया है बैसिलस थुरिनजेंसिस। ठीक है, या थुरिनजिएंसिस। ठीक है, तो बैसिलस थुरिनजेंसिस में क्या होता है, एक बैक्टीरिया है। ठीक है, और वो कुछ ऐसे प्रोटीन्स बनाता है जिससे इंसेक्ट्स मर जाते थे। ठीक है, वो बैक्टीरिया अपने प्रोटेक्शन के लिए कुछ ऐसी प्रोटीन्स बनाता है कि अगर वो बैक्टीरिया इंसेक्ट के अंदर गया, ठीक है, तो वो इंसेक्ट को किल कर देता था। इंसेक्ट किल हो गया तो उसकी पूरी बॉडी उसके लिए खाना हो गई, वो अंदर से उसको जो है डिकम्पोज करता था, पूरी मजे से जीता था। ठीक है, तो सम स्ट्रेन्स ऑफ बीटी हैव प्रोटीन्स दैट किल इंसेक्ट्स लाइक कोलियोप्टेरन्स। ठीक है, इपेडोप्टेरन्स। ठीक है, जितने भी वॉर्म्स है, ये सब जो है पेस्ट है, डायप्टेरन्स। ठीक है, फ्लाइज, मॉस्किटोस, इन सबको जो है वो किल कर सकता है। इट फॉर्म्स ए टॉक्सिक इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन, जिसको हम बीटी टॉक्सिन बोलते हैं, क्रिस्टल ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर फेज ऑफ देयर ग्रोथ। इट डज नॉट किल द बैसिलस एंड इज एग्जिट एज इनएक्टिव प्रोटोटॉक्सिन। ठीक है, उससे बैक्टीरिया किल नहीं होता। ठीक है, वो जो टॉक्सिन बनाता है बीटी टॉक्सिन, उससे वो खुद किल नहीं होता, क्योंकि वहां उसके अंदर वो इनएक्टिव कंडीशन में रहता है। बट जब वो इंसेक्ट के अंदर जाता है तो वो एक्टिव होता है। कैसे होता है, थोड़ा हम लोग आगे देखते हैं इसमें। हाँ, when an insect ingests the inactive toxin, it is converted into active toxin due to the alkaline pH of the gut which solubilize the crystal. जब इंसेक्ट उसको खाता है, ठीक है, तो उसके गट में अल्कलाइन पीएच होने की वजह से वो टॉक्सिन एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, और क्रिस्टल्स वहां पे सॉल्युबलाइज हो जाते हैं। द टॉक्सिन The toxins bind to the surface of midgut epithelial cells and create spores. It causes cell swelling and lysis and death of the insect. अब वो जो टॉक्सिन है वो उसके एपिथेलियम से, गट की इंटेस्टाइन के एपिथेलियम से बाइंड कर जाते हैं। ठीक है, और वहाँ पे छेद कर देते हैं, मतलब एक तरह से इंटेस्टाइन में बहुत सारे छेद हो जाते हैं, जिसकी वजह से वाटर फ्लश आउट होने लगता है इंटेस्टाइन में से, और पूरा सिस्टम जो है पीएच बैलेंस बिगड़ जाता है, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बिगड़ जाता है, और फाइनली इंसेक्ट की डेथ हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर एक सिस्टम के थ्रू यहाँ पे बताया, देखो ये बीटी है, ये बीटी क्रिस्टल्स बनाता है। तो हमने क्या किया है इसमें कि ये जो क्रिस्टल्स के जीन है ये हम लोग प्लांट में हम लोगों ने डाल दिया। मान लो कॉटन का जो प्लांट है उसमें हम लोगों ने ये जीन्स डाल दिए। ये जीन्स अब
वो प्लांट में सब जगह वो जीन्स होंगे, लीव्स में मान लो जो कॉटन की जो लीव्स है प्लांट की, उसको आके इंसेक्ट खाता था, ठीक है। अब उसमें जो है टॉक्सिन रहेगा और इनएक्टिव रहेगा, ठीक है। लीफ में वो एक्टिव नहीं होगा, और एक्टिव भी हो जाए तो प्लांट को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उससे, क्योंकि प्लांट में तो कोई एपिथेलियम गट वट तो है नहीं, ठीक है। तो वहाँ पे इनएक्टिव है। जब इंसेक्ट आएगा, पहली बाइट लेगा, वो उसके अंदर जाएगा, तब वो एक्टिव होगा और इंसेक्ट मर जाएगा। अब इंसेक्ट्स में भी जो है कम्युनिकेशन और वो सारी चीज़ें होती है। जब वो देखते हैं कि बाकी इंसेक्ट्स मर रहे हैं, तो वो उस जगह से निकल जाते हैं और उस जगह को दोबारा अवॉइड भी करते हैं, है ना। उनको पता है कि भाई ये वाली जगह है ना, ये इसका जो खेत है, यहाँ पे हमारे दादा दादी मर गए थे, एक बार उन्होंने एक बाइट लिया था इसके खेत का और निपट गए थे, हमको नहीं जाना इस खेत में। तो वो उसको अवॉइड करना भी स्टार्ट कर देते हैं। इंसेक्ट्स भी उस चीज़ों को जो है वो लोग सेंस कर सकते हैं, ठीक है, वो मेमोराइज कर सकते हैं, ठीक है। और अगर खाएंगे भी तो वो तुरंत मर जाएंगे, तो वो खाना वहाँ से छोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये कॉटन में आ गया, प्लांट में। अब प्लांट को इंसेक्ट खाएगा, इंजेक्शन होगा बीटी टॉक्सिन क्रिस्टल्स का, सॉल्युबलाइजेशन होगा, वो एक्टिव हो जाएंगे इंसेक्ट्स, सॉरी जो क्रिस्टल्स है वो यहाँ पर एक्टिव हो जाएंगे। और फिर क्या करेंगे वो, जब वो एक्टिव हो जाएंगे, बाइंडिंग टू रिसेप्टर्स, ठीक है, टॉक्सिन जो है वो रिसेप्टर्स से बाइंड करेंगे मिड गट सेल्स में, और उसके बाद पूरा प्रोसेसिंग होगा, ठीक है। ये पूरा प्रोसेसिंग होगा, ये हमको पूरा याद नहीं करना है, बस हमको ये समझना है कि टॉक्सिन मेम्ब्रेन पे बाइंड करेंगे, ठीक है। और फिर क्या करेगा, मेम्ब्रेन में इंसर्ट होगा, जिससे पोर्स क्रिएट हो जाएंगे। क्रिस्टल एक तरह से समझो छोटे छोटे कांच है, ठीक है, छोटे छोटे कांच के पीस है, वो इसमें पोर्स क्रिएट करेगा। पोर्स क्रिएट होने की वजह से पूरा मेम्ब्रेन का लाइसिस हो जाएगा, ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर पूरा चेंज हो जाएगा और सेल डेथ पाथवे एक्टिवेट हो जाएगा और वो इंसेक्ट मर जाएगा, ठीक है। तो ये बीटी कॉटन हो गया। उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग। तो बीटी टॉक्सिन जीन्स वर आइसोलेटेड फ्रॉम बैसिलस thuringiensis एंड incorporated इनटू क्रॉप प्लांट सच एज कॉटन। वहां से जीन्स निकाल के हमने इसमें डाल दिए। कौन से जीन्स है, इसके क्वेश्चन बहुत बार बायोटेक के चैप्टर्स में से क्वेश्चन आते हैं कि कौन से जीन यूज किए गए थे। तो टॉक्सिन इज कोडेड बाय जीन cry1AC नेम्ड एज क्राई, ठीक है, क्रिस्टल की वजह से क्राई इसका नाम रखा है, cry1AC। प्रोटीन एनकोडेड बाय जीन्स cry1AC एंड cry2AB कंट्रोल द कॉटन बोलवॉर्म्स, ठीक है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आता है कि कॉटन बोलवॉर्म को कंट्रोल करने के लिए कौन सी जीन यूज की गई, और कॉर्न बोरर, दोनों अलग अलग तरह के इंसेक्ट्स हैं, उसके लिए कौन सा यूज किया गया। तो कॉटन बोलवॉर्म्स के लिए cry1AC और cry2AB, और कॉर्न बोरर के लिए cry1AB, ठीक है। इतना हमको याद रखना है, cry1AC और cry2AB कॉटन बोलवॉर्म के लिए और cry1AB कॉर्न बोरर के लिए, ठीक है, समझ गए। आगे चलते हैं। उसके बाद आता है हमारा निमेटोड रेजिस्टेंट प्लांट्स, ठीक है। अब हमें पता है जैसे एक निमेटोड है मेलेडोगाइन इग्नोक्टिटा इन्फेक्ट्स द रूट ऑफ टोबैको प्लांट कॉजिंग ए रिडक्शन इन यील्ड। ये जो इंसेक्ट है, ठीक है, मेलेडोगाइन, ये जो है बहुत सारे प्लांट्स के रूट्स को इन्फेक्ट करता है और उनका यील्ड, उनका प्रोडक्शन जो है वो कम कर देता है, ठीक है। अब इसका हम लोगों ने कैसे इलाज निकाला। इट कैन बी प्रिवेंटेड बाय RNA इंटरफेरेंस स्ट्रेटेजी, ठीक है। हमने एक टेक्निक डेवलप की, दैट इज नोन एज, हमने डेवलप नहीं की मीन्स नेचुरली वो टेक्निक होती है, सेल्स में वो काम, वो प्रोसेस है, हमने उसे अप्लाई कर दिया इसके ऊपर, ठीक है। इसको हम बोलते हैं RNA इंटरफेरेंस। RNA इंटरफेरेंस नेचुरली हमारे सेल्स में वायरस के अगेंस्ट होता है, बट यहाँ पर प्लांट उसे यूज नहीं करता था, हमने प्लांट में वो टेक्निक डाल दी। अब वो निमेटोड से बचने के लिए ये टेक्निक यूज कर पाता है। तो RNA इंटरफेरेंस इज ए मेथड ऑफ सेलुलर डिफेंस इन ऑल यूकैरियोट्स, ठीक है, सारे यूकैरियोट्स में ये मिलता है, ठीक है। इट प्रिवेंट्स ट्रांसलेशन ऑफ ए स्पेसिफिक mRNA ड्यू टू ए कॉम्प्लीमेंट्री dsRNA मॉलिक्यूल, ठीक है। तो ये मोस्टली वायरस के अटैक से बचने के लिए ये टेक्निक हमारे अंदर होती है, जिससे हम RNA को जो है मल्टीप्लाई नहीं, देखो जो RNA वायरस होते हैं उनको मल्टीप्लाई होने से हम रोकते हैं, ठीक है, पर जरूरी नहीं है कि हम हर बार रोक पाए, ये टेक्निक होती है हमारे अंदर, ठीक है। द सोर्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री RNA
is from an infection by RNA viruses or mobile genetic elements that replicate via RNA intermediate। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री RNA का सोर्स क्या हो सकता है, या तो कोई RNA वायरस या ट्रांसपोजोन्स। ठीक है, दैट रेप्लिकेट वाया RNA इंटरमीडिएट, जो RNA इंटरमीडिएट के थ्रू रेप्लिकेट करते हैं। यूजिंग एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर्स निमेटोड स्पेसिफिक DNA is introduced into host plant. It produces both sense and antisense RNA in host cell। अब हम लोगों ने क्या किया, जो निमेटोड के जीन्स थे, देखो जीन्स कैसे काम करते हैं हमने पढ़ा है, DNA से RNA बनता है, mRNA, और RNA से प्रोटीन बनता है। ठीक है, अब ये क्या करता है निमेटोड, जब इन्फेक्ट करता है रूट के सेल्स को, जब इन्फेक्ट कर लेता है तो अपने RNA जो है वो रूट के सेल्स में एंटर कराना स्टार्ट करता है। ठीक है, और RNA के थ्रू वो वहां से अपना कब्जा जमाता है वहां पर। ठीक है, अब हम लोग यहां पर क्या करेंगे कि हम ऑलरेडी निमेटोड के जीन्स प्लांट में डाल देंगे। ठीक है, प्लांट में हम लोगों ने वो जीन्स डाल दिए, प्लांट के कुछ काम के नहीं है बट वहां पर mRNA तो बनता रहेगा रूट्स में। अब निमेटोड का RNA रूट्स में बन रहा है, और जब निमेटोड एंट्री करेगा तो वो भी RNA बनाएगा, दोनों का बन जाएगा डाइमर, और उसको जो है एंजाइम, जो एक एंजाइम होगी वो उसे काट देगी। अभी हम आगे देखेंगे कि कैसे होगा। ठीक है, तो हम लोग एक तरह से निमेटोड की टेक्निक को यूज कर लिया हम लोगों ने उसको किल करने के लिए। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने उसका पहले से DNA ले लिया, वही DNA वो लाएगा। ठीक है, और RNA कॉम्प्लीमेंट्री बन जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री RNA लेंगे तो डबल स्टैंडर्ड RNA बन जाएगा, और वो RNA डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है, इसलिए निमेटोड बार बार RNA भेजता रहेगा, उसके RNA काम ही नहीं करेगा, और फाइनली वो स्टारवेशन से मर जाएगा। ठीक है, इट इनिशिएट्स RNAi एंड साइलेंस द स्पेसिफिक RNA। कैसे होता है, thus the parasite cannot survive in a transgenic host expressing specific interfering RNA। तो वो जो पैरासाइट है, जो निमेटोड है, वो यहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पाता जिन प्लांट्स को हम मॉडिफाई कर चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर भी ये पूरा टेक्निक दिया है। ठीक है, इसको एक बार आप लोग पढ़ना। ठीक है, थोड़ा डिटेल में है, इतना डिटेल में पूछा नहीं जाता है। ठीक है, कि पहले लॉन्ग डबल स्टैंडर्ड RNA टिपिकली 200 न्यूक्लियोटाइड कैन बी यूज टू साइलेंस एक्सप्रेशन ऑफ टारगेट जीन्स। ठीक है, 200 न्यूक्लियोटाइड तक के RNA यूज किए जा सकते हैं। फर्स्ट द dsRNA गेट प्रोसेस इनटू 20 to 25 न्यूक्लियोटाइड स्मॉल इंटरफेरिंग RNA। ठीक है, siRNA बनेगा पहले बाय एन एंजाइम कॉल्ड एज डाइसर। ठीक है, तो जो भी था उसको पहले तोड़ देंगे 20 से 25 न्यूक्लियोटाइड में, siRNA बनेगा ये। ठीक है, स्मॉल इंटरफेरिंग RNA siRNA बनेगा। देन द कॉम्प्लेक्स इज अनवाइंडिंग इन द प्रोसेस। इसको मैं थोड़ा डायग्राम के थ्रू समझाता हूं आपको। देखो यहां पे क्या हुआ, डबल स्टैंडर्ड RNA है। ठीक है, लॉन्ग डबल स्टैंडर्ड RNA साइलेंस द एक्सप्रेशन ऑफ टारगेट जीन्स, वही चीज यहां पे लिखी है। डबल स्टैंडर्ड RNA बना। ठीक है, उसके बाद इसका ये टूटेगा। ठीक है, जैसे यहां पे लिखा हुआ था कि 200 न्यूक्लियोटाइड का है, ये पहले टूटेगा इंटू 20 to 25 न्यूक्लियोटाइड। यहाँ पे आप देख रहे हो ये टूट गया। इनको हम जो छोटे छोटे टूटे इनको हम बोलेंगे स्मॉल इंटरफेरिंग RNA, siRNA इनको हम शॉर्ट में बोलेंगे। ठीक है, अपॉन इंट्रोडक्शन द लॉन्ग डबल स्टैंड RNA एंटर्स ए सेलुलर पाथवे दैट इज कॉमनली रिफर्ड टू एज RNA इंटरफेरेंस। इस पाथवे को हम RNA इंटरफेरेंस पाथवे बोल रहे हैं। डबल स्टैंडर्ड RNA गेट प्रोसेस इनटू 20-25, ये हम लोगों ने पढ़ लिया। ठीक है, बाय एन एंजाइम कॉल्ड एज डाइसर, जो एंजाइम यूज होगी वो डाइसर कहलाएगी। देन द कॉम्प्लेक्स इज RISC अनवाइंडिंग इन द प्रोसेस। ठीक है, द siRNA स्ट्रैंड सब्सिक्वेंटली गाइड द RISC टू कॉम्प्लीमेंट्री RNA मॉलिक्यूल्स। अब क्या होगा, जब ये siRNA बन गया, इनका अनवाइंडिंग होगा, ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, ये दोनों अलग अलग हो गए। अब निमेटोड का RNA जब आएगा, ठीक है, निमेटोड का RNA जब आएगा, ठीक है, टारगेट mRNA ये वाले आ गए, इनसे ये जुड़ जाएंगे। ठीक है, इनसे ये जुड़ जाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएंगे, और जैसे ये जुड़ेंगे, ठीक है, subsequently guide the RSS to complementary RNA molecules where they cleave and destroy the cognate RNA। ठीक है, और यहां पर ये इसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। ठीक है, खुद भी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे
और जो निमेटोड का आरएनए आया ये वाला, उसको भी डिस्ट्रॉय कर देंगे। ठीक है, तो पूरी तरीके से ये जो है निमेटोड काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो आरएनए कंटिन्यूअसली कोशिश करेगा भेजने की सेल पे, और सेल में हम लोगों ने आरएनए इंटरफेरेंस ऑन करके रखा हुआ है, तो वो उसको जो है न्यूट्रलाइज करता रहेगा बार। ठीक है, तो वो काम नहीं कर पाएगा और वो स्टारवेशन से जो है वो मर जाएगा, वो उसको इन्फेक्ट नहीं कर पाएगा प्लांट को। ठीक है, आगे चलते हम लोग, दैट इज एप्लीकेशन इन मेडिसिन। ठीक है, तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी हैज फॉर मास प्रोडक्शन। ठीक है, हम लोग मास प्रोडक्शन कर सकते हैं ऑफ सेफ एंड मोर इफेक्टिव थेरेपेटिक ड्रग्स। ठीक है, जैसे आजकल वैक्सीन बन रही है, जो वैक्सीन बनी है वो बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू बनी है। जो कोरोना की वैक्सीन बन रही है, अलग अलग वैक्सीन बन रही है, अलग अलग कंपनीज बना रहे हैं, बट सब में टेक्निक्स वही बायोटेक की टेक्निक्स यूज हो रही है। द प्रोडक्ट फ्रॉम नॉन ह्यूमन सोर्सेज इंड्यूस अनवांटेड इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स बट रिकॉम्बिनेंट थेरेपेटिक डज नॉट सच एज प्रॉब्लम्स। ठीक है, हमने रिकॉम्बिनेंट बनाया तो कोई प्रॉब्लम, रिएक्शन की प्रॉब्लम नहीं है, रिजेक्शन की प्रॉब्लम्स नहीं है। एट प्रेजेंट अबाउट 30 रिकॉम्बिनेंट थेरेपेटिक्स हैव बीन अप्रूव्ड, ऑफ दिस 12 आर बीइंग मार्केटेड इन इंडिया। ठीक है, अब तक हम लोगों ने 30 प्रोडक्ट बना चुके हैं रिकॉम्बिनेंट, जैसे इंसुलिन आता है एक रिकॉम्बिनेंट, तो 30 आ चुके हैं, उसमें से 12 जो है इंडिया में यूज होते हैं। ठीक है, अप्रूव्ड है, मार्केट में बिकते हैं। जैसे कि जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन, जो बहुत कॉमन है। ठीक है, जो इंसुलिन का इंजेक्शन हम लेते हैं वो कहाँ से आता है, किसी के इंसान में से निकाल नहीं सकते हम इंसुलिन, उसका बहुत कम अमाउंट में बनता है। ठीक है, तो कोई कंपनी बनाती है तो कैसे बनाती है वो इंसुलिन। ठीक है, कहीं ना कहीं वो बायोटेक्नोलॉजी को यूज करके, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को यूज करके हम इंसुलिन बनाते हैं और वहां से प्यूरिफाई कर लेते हैं और उसको हम लोग मार्केट में बेचते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग जीन थेरेपी क्या होता है वो पढ़ेंगे, और मॉलिक्यूलर कुछ डायग्नोसिस के भी टूल्स हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन बनाया। ठीक है, ह्यूमन सेल लिया, उसमें से हम लोगों ने इसका क्रोमोसोम जो है फाइंड कर लिया। एक बैक्टीरिया लिया जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ते थे, मान लो ये PBR 320 हुआ, उसका प्लाज्मिड निकाला। ठीक है, अब यहाँ पर इसके क्रोमोसोम में से ह्यूमन सेल, ठीक है, ह्यूमन सेल में एक ही बार निकालना ह्यूमन सेल, उसके बाद नहीं निकालना। एक बार ह्यूमन सेल निकाला, उसमें से इंसुलिन का जीन हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया, उसको PCR के थ्रू हम लोगों ने जीन को मल्टीप्लाई कर लिया, बिलियन कॉपीज बन गए। अब हमें ह्यूमन से निकालने की जरूरत नहीं है, बिलियन कॉपीज बन गए, उनके और जितना कॉपीज बना सकते हो बना लो, PCR के थ्रू जितना चाहो उतना बना सकते हो। ठीक है, ये जीन हम लोगों ने प्लाज्मिड का में इंसर्ट कर दिया, इंसुलिन का जीन आ गया इसमें। ये प्लाज्मिड हम लोगों ने एक बैक्टीरिया में डाल दिया, जो भी कोई सूटेबल बैक्टीरिया है, मान लो E. coli है, और E. coli में वो जब प्लाज्मिड पहुंच गया, उसको हम लोगों ने चेक कर लिया कि रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड पहुंच गया है। उस E. coli को हम लोग एक लार्ज फैक्ट्रीज में, बायोरिएक्टर्स में हम लोग उसे ग्रो करेंगे, वो कंटिन्यूअसली इंसुलिन बनाएगा और फिर उसको हम लोग वहां से प्यूरिफाई कर लेंगे। ठीक है, तो इंसुलिन इज यूज्ड टू मैनेज अडल्ट ऑनसेट डायबिटीज। ठीक है, डायबिटीज में हमको इंसुलिन चाहिए। इंसुलिन फ्रॉम पेनक्रियाज ऑफ एनिमल्स कॉजेज एलर्जी टू अदर टाइप्स ऑफ रिएक्शन टू द फॉरेन प्रोटीन। ठीक है, पहले ऐसा होता था कि किसी और ऑर्गेनिज्म में से इंसुलिन निकाल के काम चलाते थे, बट उससे एलर्जीज होती है, रिएक्शंस होती है, और कब तक तुम किसी जानवर में से निकालोगे, क्योंकि बहुत कम क्वांटिटी में ही बनते हैं। नाउ इट इज पॉसिबल टू प्रोड्यूस ह्यूमन इंसुलिन यूजिंग बैक्टीरिया, और अब हम लोग ह्यूमन इंसुलिन ही बना रहे हैं, हमें किसी और जानवर का यूज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब इंसुलिन कंसिस्ट ऑफ 2 शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड चेन्स, चेन A और चेन B, 2 होते हैं यहाँ पर, चेन A और चेन B, दैट आर लिंक्ड बाय डाइसल्फाइड ब्रिजेस। ठीक है, और ये यहाँ पर डाइसल्फाइड ब्रिजेस से ये जुड़े होते हैं, ये चेन A है, ये चेन B है। ठीक है, इन मैमल्स इंसुलिन इज सिंथेसाइज्ड एज ए प्रो हार्मोन। ठीक है, हमारे अंदर इंसुलिन प्रो इंसुलिन की फॉर्म में, प्रो हार्मोन की फॉर्म में बनता है। इट नीड्स प्रोसेसिंग टू बिकम मैच्योर एंड फंक्शनल हार्मोन। अब हमारे सेल में तो क्या होता है, वो प्रो इंसुलिन की फॉर्म में बनता है, और जब हमें जरूरत होती है, जब हम खाना खाते हैं, तब उसका प्रोसेसिंग होके वो एक्टिव इंसुलिन। ठीक है, वो तो हमारा सेल कर लेता है, बट यहाँ पे तो हम बैक्टीरिया में बना रहे हैं। बैक्टीरिया को तो इंसुलिन के बारे में कोई आइडिया नहीं है कि क्या प्रोसेस करना है, क्या जोड़ना है, क्या तोड़ना है, तो प्रो बनेगा यहाँ पे। प्रो हार्मोन कंटेन एक्स्ट्रा स्ट्रेच। ठीक है, प्रो हार्मोन में क्या होता है,
एक्स्ट्रा स्टेट कॉल्ड एज सी पेप्टाइड, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पर आप देखोगे इसमें ए है, बी है और सी है, एक एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो जो प्रो इंसुलिन होता है, जो इनएक्टिव इंसुलिन हमारी बॉडी में बनता है, उसमें एक सी पेप्टाइड जुड़ा होता है, जिसकी वजह से वो इंसुलिन इनएक्टिव होता है। जब हमारा ब्रेन सिग्नल देता है इंसुलिन पैनक्रियास को, तब वो क्या करता है, उस सी पेप्टाइड को कट कर देता है, ठीक है, और इंसुलिन को वो ब्लड में रिलीज कर देता है। बट यहाँ पर ऐसा कुछ सिस्टम नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इन 1983 एली लिली एक कंपनी है, ठीक है, एन अमेरिकन कंपनी प्रिपेयर्ड 2 डीएनए सीक्वेंसेस करस्पॉन्डिंग टू ए एंड बी चेन्स। तो इसने क्या किया, एली लिली कंपनी ने, ये जो प्रॉब्लम है कि भाई प्रोसेसिंग कैसे होगा बैक्टीरिया के अंदर, ह्यूमन सेल तो कर लेता है, और सी पेप्टाइड हटेगा नहीं तो इंसुलिन एक्टिव नहीं होगा, उस इंसुलिन को लेने का कोई फायदा नहीं होने वाला। तो इसने क्या किया, ए पेप्टाइड का डीएनए, सिर्फ जिससे ए पेप्टाइड बने, क्योंकि जो एक्टिव इंसुलिन है उसमें ए पेप्टाइड और बी पेप्टाइड होना चाहिए, सी नहीं होना चाहिए। तो ए पेप्टाइड का इसने डीएनए लिया, बी पेप्टाइड का डीएनए लिया, ठीक है, और उसको इंट्रोड्यूस किया प्लाज्मिड्स ऑफ ई कोलाई टू प्रोड्यूस इंसुलिन चेन्स, ठीक है। चेन ए एंड चेन बी वर कंबाइंड बाय क्रिएटिंग डाइसल्फाइड बॉन्ड टू फॉर्म ह्यूमन इंसुलिन, ठीक है। तो एक जगह उसने ए चेन बनवाया, एक मान लो एक बायोरिएक्टर में ए चेन बनवाया, दूसरे बायोरिएक्टर में बी चेन बनवाया, उनको आइसोलेट किया और ऐसी कंडीशन में उनको रखा कि उनमें डाइसल्फाइड बॉन्ड बन सके। जैसे ही डाइसल्फाइड बॉन्ड बनेगा, इंसुलिन तैयार, ठीक है, इंसुलिन तैयार हो जाएगा। सी पेप्टाइड इसमें आया ही नहीं, हमको प्रोसेसिंग की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो ये एली लिली कंपनी ने पहली बार करके बताया। उसके बाद आता है हमारा जीन थेरेपी, ठीक है। जीन थेरेपी में हम लोग क्या करते हैं, कोई जीन में डिफेक्ट है, ठीक है, कोई जीन में अगर डिफेक्ट है तो हम उसे चाइल्ड में या एम्ब्रियोलॉजिकल कंडीशन में ही, एम्ब्रियोनिक कंडीशन में ही हम लोग उसे ठीक कर सकते हैं, ठीक है। अगर पहले से पता चल जाए, जैसे हम लोग जेनेटिक्स के थ्रू पता कर सकते हैं कि इसके बच्चे में, इन दोनों के बच्चे में ये प्रॉब्लम आएगा, जेनेटिक स्टडी करके हम लोग पता कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग ऑल्टर कर सकते हैं, उसे हम ठीक कर सकते हैं। Here genes are inserted into a human person's cells and tissue to treat a hereditary disease. It compensate for the non-functional gene. मान लो कोई जीन काम नहीं करता है, ठीक है, तो हम एम्ब्रियोनिक कंडीशन में, जाइगोटिक कंडीशन में उस जीन को एडिट कर देंगे, खराब वाला निकाल के सही वाला डाल देंगे, तो उससे जो ह्यूमन डेवलप होगा उस एम्ब्रियो से, वो नॉर्मल डेवलप होगा, उसमें वो डिसऑर्डर नहीं होगा, ठीक है। जैसे जो फर्स्ट जीन थेरेपी थी वो मिली थी एक पेशेंट को जिसका नाम था अशांति डिसिल्वा, ठीक है। इसके ऊपर एक मूवी भी बनी है, अभी एक मूवी आई थी, प्रियंका चोपड़ा की मूवी थी, द स्काई स्पिंक या मून इज पिंक, ऐसे कोई मूवी थी, स्काई स्पिंक देखी थी मैंने। तो उसमें वो उसी के ऊपर, इसके ऊपर जो है वो मूवी है, ठीक है। इसको एक रेयर डिसऑर्डर था और उसमें उसको जीन थेरेपी, फर्स्ट टाइम जीन थेरेपी इसको दिया गया था, ठीक है। तो फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी 1990, बहुत पहले की बात है, 1990 वाज गिवन टू ए 4-year-old गर्ल विद एडिनोसिन डीएमिनेज, ठीक है। इसके अंदर ये एडीए जीन नहीं था, एडिनोसिन डीएमिनेज की डेफिशिएंसी थी। इट इज कॉल्ड ड्यू टू डिलीशन ऑफ द जीन फॉर एडिनोसिन डीएमिनेज, द एंजाइम फॉर इम्यून सिस्टम टू फंक्शन, ठीक है। तो अगर ये एंजाइम नहीं होता है तो उस इंसान का जो इम्यून फंक्शन प्रॉपर्ली वर्क नहीं करता है, तो उसको बहुत सारी बीमारी होने के चांसेस रहते हैं, एक तरह से इम्यून सप्रेशन हो जाता है, ठीक है। तो इसके अंदर ये जीन में डिलीशन था, ठीक है। तो ट्रीटमेंट बाय बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन और एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी, ठीक है। क्या कर सकते हैं, या तो हम बोन मैरो ट्रांसप्लांट कर सकते हैं नॉर्मल केस में, या फिर हम वो वाली एंजाइम का इंजेक्शन उसे बार बार देते रहे इंसुलिन के थ्रू, ठीक है। बट वो कंप्लीटली क्यूरेटिव नहीं है। मान लो इंजेक्शन मिस हो गया, ठीक है, या फिर कॉस्टली बहुत पड़ेगा, तो हर इंसान उसे नहीं कर सकता। उससे अच्छा क्या है कि भाई एक बार में ट्रीट कर दो, फटाफट ठीक हो जाए। मान लो पहले से अगर पता है कि इस बच्चे में होने वाला है, तो एम्ब्रियोनिक कंडीशन में ही हम उसे ऑल्टर कर दें तो वो नॉर्मल रहेगा, उसे वो प्रॉब्लम होगी ही नहीं, ठीक है। तो पेशेंट्स विथ टॉक्सिक लेवल ऑफ एडिनोसिन या डीऑक्सी एडिनोसिन
ग्रोइंग द टी सेल्स इन कल्चर, ठीक है, उनके सेल्स को हम लोग ग्रो करेंगे। इन्फेक्टिंग द टी सेल्स विद LSN, ठीक है, डिफेक्टेड ADA जीन्स, यहाँ पे न्यूक्लियस है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, वो जो हम लोग कोई वेक्टर यूज़ करेंगे, जैसे यहाँ पे जो वेक्टर यूज़ कर रहे हैं LASN वेक्टर यूज़ कर रहे हैं, उस वेक्टर से हम लोग ह्यूमन ADA cDNA मीन्स उसका जीन वहाँ पर इंट्रोड्यूस कर देंगे, नॉर्मल उस जीन ADA का जो नॉर्मल जीन है उससे हम लोग इंट्रोड्यूस कर देंगे, ठीक है। टी सेल्स इज द ह्यूमन ADA सेल्स, करेक्टेड ADA जीन यहाँ पर आ जाएगा, उसे एम्पलीफाई करेंगे टी सेल्स में, ठीक है। तो क्या किया हम लोगों ने, उस पेशेंट में से नॉर्मल टी सेल्स निकाले, ठीक है, और बोन मैरो में से टी सेल्स निकाले, और उस टी सेल में जो डिफेक्टिव जीन था उसको निकाल के नॉर्मल जीन डाल दिया, और टी सेल्स को वापस से बॉडी में डाल दिया, ठीक है। अब वो टी सेल्स अंदर जाके मल्टीप्लाई करेंगे और नॉर्मल टी सेल्स बनेंगे, तो उसका इम्यून सिस्टम काम करने लग जाएगा, ठीक है। तो यही चीज यहां पे लिखी हुई है। इफ ADA जीन फ्रॉम marrow cells is introduced into cells at early embryonic stages, it could be a permanent cure। और देखो बोन मैरो के सेल से मल्टीप्लाई होकर 12 सेल्स बनते, तो स्टार्टिंग वाले सेल में अगर मैंने मॉडिफिकेशन कर दिया तो आगे के जो इम्यून सेल्स है वो उसी से मल्टीप्लाई होकर बनने वाले, ठीक है, तो प्रॉपर बनेंगे। मान लो जो स्टार्टिंग का टी सेल है उसमें मैंने करेक्शन कर दिया, तो जब वो मल्टीप्लाई होगा तो नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन होगा, DNA करेक्टेड रहेगा, उससे 2 बनेंगे, 4 बनेंगे, हजारों टी सेल्स बनेंगे, तो वो करेक्टेड बनेंगे, तो वो प्रॉब्लम अपने आप यहाँ पर सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में हम इसको यूज़ कर सकते हैं, जैसे PCR में यूज़ कर सकते हैं। PCR हमें पता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन आजकल बहुत यूज़ हो रहा है कोरोना के टेस्ट करने के लिए। एलाइजा हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ ए पैथोजन इज नॉर्मली सस्पेक्टेड ओनली बेस्ड ऑन सिम्टम्स। बाय दिस टाइम द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पैथोजन इज ऑलरेडी वेरी हाई इन द बॉडी। However, very low concentration of bacteria or virus can be detected by amplification of their nucleic acid by PCR, ठीक है। जो आजकल होता है कोरोना के टाइम में कि सिम्टम्स आने तक का हमें वेट नहीं करना है कि सिम्टम आएंगे तो हमें बीमारी का टेस्ट कराएं, सिम्टम से पहले, क्योंकि कोरोना में पता नहीं चलता है कि तुमको कोरोना है या नहीं है, ठीक है। बहुत सारे लोग एसिम्टोमेटिक होते हैं, तो एसिम्टोमेटिक कैसे पता चलता है कि नॉर्मल इंसान का हम PCR टेस्ट कराएंगे जिसमें अभी उसकी बॉडी में वायरस का नंबर बहुत कम है, जिसकी वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, बट हम क्या करेंगे, सैंपल लेंगे, मान लो उसमें सिर्फ एक वायरस है, एक वायरस को हम डिटेक्ट नहीं कर सकते, कोई हमारे पास टेक्निक नहीं जिससे हम 1 या 2 वायरस को डिटेक्ट कर सके, तो हम क्या करेंगे, पहले उस सैंपल को हम PCR मशीन में डाल देते हैं, जिसको हम बोलते हैं RT-PCR। उसके बहुत सारे कॉपीज बनाते। अब जो सैंपल डाला, अगर उसमें वायरस है तो एम्पलीफाई होगा, अगर वायरस नहीं है तुम्हारे सैंपल में तो नहीं होगा। तो जब एम्पलीफाई हो गया हम उसे चेक करते हैं एग्रोज पे या किसी और टेक्निक से, तो जिसके सैंपल में मॉडिफाई होके बैंड आता है वो कोरोना पॉजिटिव आ जाता है, जिसके सैंपल में वायरस था ही नहीं, जब था ही नहीं, स्टार्टिंग ही नहीं था, तो उसका एम्पलीफिकेशन ही नहीं होगा, तो वो उसका नेगेटिव आ जाता है। बहुत सिंपल टेस्ट है ये, ठीक है। तो ये बायोटेक के थ्रू हम लोगों ने डेवलप किया है। PCR हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। यूज ऑफ PCR HIV डिटेक्ट करने के लिए, अलग अलग कोई भी वायरस आप यहाँ पर जो है डिटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये पढ़ लेना एक बार, वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है। ये ऑलरेडी आप लोग जानते ही हो, इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। ये हमारा सॉरी आगे चला गया इसमें, हाँ। तो ये तो ऑलरेडी आप जान गए कि PCR को हम यूज़ कर सकते। एक और टेक्निक हम यहाँ पर पढ़ेंगे अबाउट एलाइजा, ठीक है। ये भी एक मॉलिक्यूलर टेक्निक है जिसका नाम है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, ठीक है। इसमें हम लोग एंजाइम को यूज़ करते हैं डिटेक्ट करने के लिए, ठीक है। जैसे एंटीबॉडी है, ठीक है, बाइंडिंग साइट होता है एंटीबॉडी में, ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो। इसमें हम क्या करते हैं, जो एंटीजन है जिसको हम लोग फाइंड करने वाले हैं, ठीक है, उसमें हम एक सेकेंड एंटीबॉडी यूज़ करते हैं, और ये जिसको हम डिटेक्ट करने वाले हैं उसको एंजाइम के साथ लिंक कर देते हैं, ठीक है। तो जो सेकेंडरी एंटीबॉडी है वो एंजाइम के साथ जुड़ी हुई है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, एलाइजा की प्लेट होती है, जैसे PCR की प्लेट होती है, उसमें हम लोग सैंपल डालेंगे। मान लो किसी का भी हमें टेस्ट करना है, ठीक है, एलाइजा टेस्ट, तो उसमें हम सैंपल डालेंगे, सैंपल आया, ठीक है, और नीचे उस
प्लेट में जो है ऑलरेडी प्राइमरी एंटीबॉडी लगा होता है और उसमें वो बाइंड होगा। अगर तुम्हारे सैंपल में वो एंटीजन है, मान लो कोई बैक्टीरिया का टेस्ट हम कर रहे हैं, अगर वो है तो बाइंड होगा, ठीक है। उसके बाद हम एक सिंपल वॉशिंग करते हैं। वॉशिंग मतलब ऐसा नहीं कि पानी से धो देते, कुछ केमिकल्स के थ्रू उस प्लेट को वॉश करते हैं जिससे एक्स्ट्रा चीज़ें निकल जाए, जो बाइंड हो गई है बस वो रह जाए, ठीक है। तो अगर बाइंड होगा तुम्हारे सैंपल में, अगर वो है बैक्टीरिया तो बाइंड होगा। अब क्या करेंगे, एक सेकेंडरी एंटीबॉडी उसके ऊपर आके बाइंड करेगी और सेकेंडरी एंटीबॉडी के साथ एक एंजाइम जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब हम यहाँ पर से वॉशिंग करेंगे। अगर ये बैक्टीरिया होगा तो ही सेकेंडरी एंटीबॉडी बाइंड कर पाएगी, अगर बैक्टीरिया नहीं होगा तो वो बाइंड नहीं कर पाएगी, वो वॉशिंग में निकल जाएगी। तो वॉशिंग होने के बाद भी अगर सेकेंडरी एंटीबॉडी बाइंड रहेगी, इसका मतलब बैक्टीरिया है बट आंखों से नहीं दिखने वाला है। तब क्या करेंगे हम लोग, एक सबस्ट्रेट ऐड करेंगे लास्ट वाले में हम एक सबस्ट्रेट ऐड करेंगे जो एंजाइम उससे बाइंड करेगी, क्योंकि एंजाइम अगर उसमें जुड़ी हुई है तो एंजाइम उससे बाइंड करेगी और उस सबस्ट्रेट का कलर चेंज करेगी और वो सैंपल येलो कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। उससे हम एक मशीन के थ्रू उस कलर से भी पता कर सकते हैं कि कितने बैक्टीरिया थे। कलर की इंटेंसिटी से, मतलब लाइट येलो, डार्क येलो, उसकी इंटेंसिटी हम मेजर कर सकते हैं कलर की। और एक तो पहली बात है या नहीं वो पता कर सकते हैं, वो बैक्टीरिया है या नहीं, और दूसरा कलर की इंटेंसिटी से हम ये भी पता कर सकते हैं कि कितना है, कि इन्फेक्शन ज़्यादा है या इन्फेक्शन कम है, ठीक है। तो एलाइजा के थ्रू हम ये कर सकते हैं। इसमें हम लोग एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन को यूज़ करके हम ये टेस्ट करते हैं, इसको नोट कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग फर्स्ट लेक्चर जो है हमारा कंप्लीट करते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे। तो इसको अच्छे से समझ लो, जो टेक्निक समझ में ना आए उसको आप लाइव क्लास में पूछ लो, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा इसके MCQ सॉल्व करो, लास्ट जो पेपर्स में क्वेश्चंस आए उनको सॉल्व करो, ठीक है। और कोई भी डाउट रहता है तो आप लाइव क्लास में डिस्कस कर लो, ठीक है। थैंक यू।